Hello children, good morning. I am going to teach you 12th chapter of history, the nationalist movement. In this chapter you will learn about the rise of nationalist feeling among the Indians, and also you will learn about the constitutional reforms proposed by the British government. Let's start. The revolt of 1857 as we read in the chapter 6 was suppressed by the British. हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था 1857 का रिवोल्ट, जिसमें हम लोगों ने जाना कि ब्रिटिश ने कैसे 1857 के रिवोल्ट को दबा दिया यानी कुचल दिया, विद्रोह को कुचला। लेकिन जो रीस एंटीमेंट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, अंग्रेजों के खिलाफ जो लोगों के अंदर जो भावना थी उसको वो लोग नहीं दबा पाए। Gradually, in the following decade, a collective desire for freedom from British rule began to develop among Indian across region. इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ जो लोगों के अंदर भावना थी या फिर विदेशी ताकत यानी ब्रिटिश से आज़ाद होने की जो भावना थी वो धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। दिस फाइनली लेड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। लोगों के अंदर राष्ट्रवाद देशभक्ति की भावना भी उभर रही थी। तो देयर वर सेवरल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस यूनिफाइड एंड शेयर्ड विजन। तो इंडियन लोगों में देशभक्ति की भावना या राष्ट्रवाद प्रेम की भावना जो हो पनप रही थी, उसके बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। तो लेट्स फोकस ऑन द फैक्टर्स। जो फर्स्ट है वो है अवेकिंग ऑफ इंडियन लोग जागरूक हो रहे थे। इन द 19th century, several European scholars like the Max Muller, James Prince, William Jones began to take interest in the Indian ancient past. ये जो यूरोपियन स्कॉलर थे, इन सभी लोगों ने जो इंडियन पास्ट था, बीता हुआ समय, उसके बारे में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। They took to reading and translating ancient Indian texts like the Vedas and the Upanishad. इन सभी स्कॉलर्स ने जो इंडियन टेक्स्ट थे, भारतीय किताबें थीं जैसे कि वेद, पुराण, उपनिषद, इन सभी का ट्रांसलेट करना शुरू किया, इनको पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे जो इंडियन लोग भी थे rediscovered their country's rich culture and heritage and began to take pride in it. जब ये ट्रांसलेट होकर के ये बुक आती थी तो जब इंडियन लोग भी इन्हें पढ़ते थे तो वो लोग भी अपने देश के इतिहास पर गर्व करते थे। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एडुकेशन का भी असर पड़ा, जिसकी वजह से लोगों में नेशनलिज्म राइज हुआ। Introduction of the English education in India exposed the Indians to Western ideas of the liberty, democracy and nationalism. जब लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने लग गए तो जो वेस्टर्न आइडियाज़ थे जैसे कि लिबर्टी, आज़ादी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एंड नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, तो इन सब विचारों के बारे में भी वो लोग पढ़ने लग गए क्योंकि ये सब जो थे वेस्टर्न आइडियाज़ थे। तो जो इंडियन लोग थे बिकेम अवेयर ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द यूरोप एंड अमेरिका। यूरोप और अमेरिका में भी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए थे उससे भी लोग जो है वो जागरूक होने लग गए। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट हुआ, इंस्पायर्ड दैम। इन सभी फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने तो इंडियन लोगों को काफ़ी इंस्पायर किया। लोग सोचने लग गए कि जब फ्रांसीसी क्रांति हो सकती है, राजा को हटाया जा सकता है, तो हम भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। तो इस तरह से लोग यूनाइट होने लग गए और लोगों में देशभक्ति की भावना फैलने लगी। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। The rise of English and vernacular newspaper in India enabled the spread of nationalist idea among people. Writers like the Bankim Chandra Chatterjee, Rabindranath Tagore, Bal Gangadhar Tilak inspire people with their patriotic writings and encourage them to unite against the British. जब इंग्लिश और वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर इंडिया में छपने लग गए तो इन सभी वर्नाक्यूलर मीन्स लोकल न्यूज़पेपर, जैसे कि मराठी लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में, तो उन्हें वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर बोलते हैं। तो इन सभी न्यूज़पेपर ने लोगों के अंदर जो राष्ट्रभक्ति की भावना थी वो जागृत करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बहुत सारे राइटर हुए इस समय, जैसे कि बंकिम चंद्र चैटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम लिखा, अपनी नॉवेल लिखी आनंद मठ। फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ भी मिला। बाल गंगाधर तिलक, तो इन्होंने बहुत सारे इनके न्यूज़पेपर थे, केसरी और मराठास।
तो इनके थ्रू भी अपने न्यूज़पेपर के थ्रू बाल गंगाधर तिलक जो है लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना से लोगों को भरते थे, उन्हें इंस्पायर करते थे कि सभी लोगों को अपनी देश की आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। The British introduced rail and road network and the postal and telegraph system। इन सारी जो कम्युनिकेशन की चीज़ें थी, रेलवे, रोड नेटवर्क, पोस्ट ऑफिस इन अंग्रेज़ों ने खोला, टेलीग्राफ सिस्टम, क्योंकि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली चलाना चाहते थे, अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें किया। लेकिन वो ये जो रेल, रोड और टेलीग्राफ और पोस्टल, ये सब चीज़ों ने इंडियन लोगों को भी बहुत फ़ायदा किया, क्योंकि दिस इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन द फार फ्लंग प्लेस इन इंडिया। बड़ी संख्या, दूर दूर तक ये सब चीज़ें फैलने लग गई कम्युनिकेशन की, और लेड टू द वाइडर शेयरिंग ऑफ कॉमन गोल्स एंड आइडिया। लोग अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर करने लग गए, अपने गोल, अपने एम को भी बताने लग गए कि हमारा क्या गोल है, कि देश को आज़ाद करवाना। इस तरह से लोग जो है यूनाइट होने लग गए और लोगों के अंदर नेशनलिज्म राइज होने लगा। नेक्स्ट टॉपिक है economics exploitation by the British। The establishment of colonial rule in India was accompanied by the economics exploitation of the country rich resources। जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने अपनी, जब ब्रिटिश कंपनियां इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में बनाई, तो धीरे धीरे वो इंडिया का आर्थिक शोषण भी करने लग गए। इंडिया काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ काफ़ी था, वो अपने, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल अपने यहाँ भेज देते थे, वहाँ से बना बनाया मशीन से बना हुआ माल इंडिया आ जाता था सस्ता, जिससे कि धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी हमला हुआ और इंडियन इंडस्ट्री जो है वो चौपट होने लग गई। बहुत सारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी डिस्ट्रॉय एन आर्टिस्ट एनबर रेंडेड जॉबलेस, जो आर्टिस्ट थे वो जॉबलेस हो गए, उनको बेरोज़गार हो गए। और इसी समय जो था दादा भाई नौरोजी ने बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि कैसे किस ढंग से जो है इंग्लैंड जो है इंडिया से रॉ मटेरियल ले जा रहा है और हमारे जो वेल्थ को है वो धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। तो इसी वक्त देयर वर सेवरल फैमिलीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। इंडिया के 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में बहुत सारी प्राकृतिक आपदा भी आई, जिससे कि जो पीसेंट्स थे वो काफ़ी प्रभावित हुए। तो अंग्रेज़ों की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इसने धीरे धीरे इंडिया का काफ़ी शोषण किया और इंडिया धीरे धीरे गरीब होने लगा। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का डिस्क्रिमिनेटरी लॉ अगेंस्ट इंडियन। बहुत सारे कानून ऐसे पास हुए जो इंडियन लोगों के लिए सही नहीं थे। फर्स्ट है इंडियन आर्म्स एक्ट 1875, forbade Indians for possessing weapons while no such restriction were imposed on the British। मतलब इंडियन लोगों को वेपन्स, हथियार रखने का आज़ादी नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो इंडियन लोग थोड़ा सा अपने आप को ह्यूमिलेट फील कर रहे थे कि हमारे से क्यों वेपन्स हटा लिया गया। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, प्रोहिबिटेड वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर फ्रॉम पब्लिशिंग एंटी ब्रिटिश ऐसे। मतलब जितने भी वर्नाकुलर प्रेस थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि ब्रिटिश के खिलाफ, यानी एंटी ब्रिटिश, मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ भी न्यूज़पेपर में नहीं छपना चाहिए। तो ये भी इंडियन लोगों के लिए काफ़ी प्रभावित किया इसने भी। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल से जो इंडियन थे, एडुकेटेड इंडियन खासकर, वो काफ़ी अपमानित फील कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश एंड जो यूरोपियन थे वो तो जज के रूप में सही थे, लेकिन अगर इंडियन कोई जज बन जाएगा तो इसको लेकर जो यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस थे उन्होंने इसका अपोज किया, वेहमेंटली अपोज द बिल, कि कोई भी इंडियन जज कैसे बनेगा, कोई भी इंडियन अगर जज बन जाएगा तो यूरोपीय केस को कैसे देखेगा। तो इस तरह से इसका विरोध किया यूरोपियन ने और एंग्लो इंडियंस ने। फिर इसके बाद चाहे वो इंडियन जज जो है वो सीनियर भी क्यों ना हो, दे रहे हैं यहाँ पर द बिल ऑन द ग्राउंड दैट एन इंडियन जज इन स्पाइट ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंस एंड सीनियरिटी, चाहे वो जज सीनियर हो, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो, तभी भी वो कैपेबल नहीं है यूरोपियन लोग के सामने। तो इसके बदले में क्या हुआ, इन रिस्पॉन्स टू द प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट इवेंचुअली अमेंडेड द बिल। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बिल जो था इल्बर्ट बिल, इसमें सुधार किया, यानी इंडियन लोग चाहे वो सीनियर हो, काफ़ी एक्सपीरियंस हो, वो अब जज नहीं
मतलब इन ब्रिटिश के केस को नहीं देख सकता था। तो द एडुकेटेड इंडियन फेल्ट ह्यूमिलेटेड, इस तरह से काफ़ी अपमानित फील कर रहे थे इल्बर्ट बिल को लेकर के इंडियन। तो ये सारी फैक्टर्स थे जिन्होंने इंडियन लोगों को यूनाइट किया और लोगों में नेशनलिज्म की भावना डाली। As a result of the growing sense of nationalism among Indians, several associations were formed in the various part of the country. जब जैसे जैसे लोगों में नेशनलिज्म की भावना ग्रो कर रही थी, बहुत सारे एसोसिएशन जो है इंडिया में अलग अलग जगह पर फॉर्म हो रहे थे। इसी समय 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड हुई, ये एक जिसने कि नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक दिशा और एक गति प्रदान की। ए रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एलियन ऑक्टिवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम, इन्होंने ही सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे नेशनलिस्ट के साथ मिलकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी। तो कांग्रेस जो स्टार्टिंग में 20 ईयर जो कांग्रेस था, कांग्रेस वॉज ए फोरम फॉर नेशनलिस्ट अराउंड द कंट्री। पूरे देश में जो है कांग्रेस जो है अपने विचारों के थ्रू अंग्रेज़ों को प्रभावित करना चाहता था। इट वॉज ऑल्सो मेन टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शसनेस, और राजनीतिक कॉन्शसनेस भी प्रमोट करना चाहता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू जो लोगों में राजनीतिक भावना थी वो भी जागृत हो रही थी। तो स्टार्टिंग के जो लीडर थे, W.C. बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। W.C. बनर्जी जो थे वो कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और जो कुछ प्रभावशाली लीडर थे, प्रोमिनेंट लीडर, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा एंड बदरुद्दीन तैयब जी। फिर है मॉडरेट एंड रेडिकल्स। First 20 year of the Congress was dominated by the nationalists who aimed only have to greater share in the policy making and activities of the British government in India. स्टार्टिंग 1885 में जब INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म हुई, उसके बाद से 20 ईयर जो कांग्रेस थे वो नेशनलिस्ट लोग चला रहे थे। तो इन लोगों का जो मेन एक्टिविटी क्या थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पिटीशन डालना, अपील करना, यानी एप्लीकेशन लिख करके देना, बहुत ही पीसफुल मेथड से अपनी मांगे मनवाना चाहते थे। Thus they come to be known as the moderate, इसीलिए ये जितने भी लीडर थे ये मॉडरेट कहलाए, यानी उदारवादी लीडर कहलाए। तो सम प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर वर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड फिरोज शाह मेहता, ये मॉडरेट लीडर हैं। नेक्स्ट है द पिटीशन ऑफ द अर्ली कांग्रेस लीडर येल्ड नो रिजल्ट, लेकिन जो पिटीशन था, अपील करना, एप्लीकेशन लिख करके अंग्रेज़ों को देना, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, अंग्रेज़ सुनते ही नहीं थे। सम लीडर लाइक द गंगाधर तिलक इन महाराष्ट्र, बिपिन चंद्र इन बंगाल, लाला लाजपत राय पंजाब, फिर इन सभी लोगों ने, ये क्रांतिकारी लीडर थे, इन सभी लीडर्स ने याचिकाओं को हटा दिया और जो शिकायतें थीं उसको भी हटा दिया। इनकी डिमांड क्या थी? अप्रोच मॉडरेट बिगेन टू डिमांडिंग स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो जो ये मॉडरेट लीडर थे उसके खिलाफ लाल बाल पाल जो थे तीनों, इन तीनों का एक ही चीज़ था कि डिमांड करो स्वराज के लिए, यानी फुल इंडिपेंडेंट अंग्रेज़ों से होना चाहिए हमारा। तो ये लीडर कहलाए, केम टू बी नोन एज द रेडिकल्स, यानी उग्रवादी क्रांतिकारी विचारधारा के लीडर कहलाए। नेक्स्ट है टॉपिक 1905 जुलाई, प्रोक्लेमेशन ऑफ द पिटीशन ऑफ बंगाल, इसी समय बंगाल बंटवारा हुआ। 1765 बंगाल हैड बीन अ सिंगल यूनाइट प्रोविंसेस। 1765 से बंगाल जो है एक सिंगल अंग्रेज़ों के लिए प्रोविंसेस था, जिसमें कि ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, जो ईस्ट बंगाल है अब बांग्लादेश है, बिहार, उड़ीसा सब शामिल था। एक बहुत बड़ा नेशनलिज्म का हब भी था ये 19th सेंचुरी में। व्हेन लॉर्ड कर्जन बिकेम द वायसरॉय ऑफ इंडिया, जब लॉर्ड कर्जन इंडिया का वायसरॉय बन करके आया तो उसको ऐसा फील होने लगा कि ये जो प्रोविंस है बंगाल, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल वाला जो प्रोविंस है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी बड़ा है, विशाल है। अगर इसको डिवाइड कर दिया जाएगा तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा ढंग से होगा।
So he decided to petition and separate the Muslim domination in East Bengal from the Western Bengal. उसने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को अलग किया, बांट दिया. द ऑफिशियल रीज़न गिवन फॉर द पटिशन वॉज ईजियर एडमिनिस्ट्रेशन. और जो ऑफिशियल रीज़न दिया गया वो ये कि प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को बांटा गया है. बंगाल वॉज पटिशन इन अक्टूबर 1905. बंगाल का बंटवारा लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया. लॉर्ड कर्जन डिसीजन वॉज इन लाइन विद द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. लॉर्ड कर्जन की जो ये विचार थे, चाहे बंगाल का बंटवारा हो, उसने पूरी इंडियन पॉलिसी को एक्सपोज कर दिया कि अंग्रेजों की एक ही नीति है, डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और शासन करो. दिस डिसीजन वॉज स्ट्रांगली अपोज बाई द पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. पूरे जो बंगाल था वहाँ के लोग और भारत के बहुत सारे हिस्सों में अंग्रेजों के इस डिसीजन को लोगों ने इसका विरोध किया. Indian nationalists reacted the petition of launching the boycott and स्वदेशी मूवमेंट. बंगाल के बंटवारे के बाद जो नेशनलिस्ट थे लीडर, उन सभी लोगों ने इसको रिएक्ट किया. पूरे ऑल ओवर इंडिया में बायकॉट और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया. ऑन द वन हैंड दे बायकॉट रिफ्यूज टू यूज़ गुड्स मेड बाय द ब्रिटिश. एक तरफ वो विदेशी बने हुए सामान का बहिष्कार कर रहे थे, ब्रिटिश में बने हुए. वहीं दूसरी तरफ प्रमोट द मैन्युफैक्चर ऑफ स्वदेशी प्रोडक्ट्स. और देश में बने हुए सामान के प्रोडक्ट का वो लोग प्रमोट कर रहे थे. एज अ रिज़ल्ट द स्वदेशी टेक्सटाइल मिल, शॉप, मैचेस फैक्ट्रीज, बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी केम अप एवरीवेयर. हर जगह जो है स्वदेशी चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिल रही थी. नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेज वर ऑल्सो फाउंडेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री. इस समय स्वदेशी एंड बैकवर्ड मूवमेंट के समय इंडिया में बहुत सारी जगह पर नेशनल स्कूल्स और कॉलेज भी फॉर्म किए गए. तो ये सारी चीज़ें जो थी बंगाल विभाजन के बाद स्टार्ट हुई, बायकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें क्या था कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार करो. ये सब चीज को देखते हुए जो ब्रिटिश रिएक्टेड द मूवमेंट बाय अरेस्टिंग एंड डिपोर्टिंग थाउजेंड ऑफ स्वदेशी वर्कर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट. मतलब उन्होंने जेल में डालना शुरू कर दिया, उन्हें डिपोर्ट करना भी शुरू कर दिया, चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो. 1906 जैसे जैसे स्वदेशी एंड बैकवर्ड मूवमेंट आगे बढ़ा, कांग्रेस के कुछ जो मुस्लिम लीडर थे बिगेन फील दैट इट वाज द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा फील करने लग गए. इट वाज अ हिंदू मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशन. कांग्रेस के बारे में वो ऐसा फील करने लग गए कि दे फेल्ट दैट नीड टू सेपरेट प्लेटफॉर्म दैट वुड बी एब्सोल्युटली क्रिएट टू देयर नीड. तो जो मुस्लिम लीडर थे उन्हें धीरे धीरे ऐसा रियलाइज़ होने लग गया कि हमें अपने लिए एक सेपरेट प्लेटफॉर्म चाहिए जहां हम अपनी डिमांड रख सकेंगे. सो द सम मुस्लिम लीडर मेट इन शिमला टू डिस्कस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग सच एन ऑर्गेनाइजेशन. इसीलिए कुछ जो मुस्लिम लीडर थे वो शिमला में इकट्ठा हुए ताकि अपना ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकें. At a conference in Dhaka in 1906, All India Muslim League was founded. 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ. लीडरशिप किसके लीडरशिप में? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिन उल मिल्क. इन सभी लीडर्स ने मिल करके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की 1906 में. नेक्स्ट 1907 द सूरत स्प्लिट, यानी सूरत की फूट. स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट के बाद जो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर थे, जैसे कि मॉडरेट एंड रेडिकल्स, जिसके बारे में मैं बता चुकी हूँ. मॉडरेट लीडर थे जो कि अपील करते थे, यानी पिटीशन डालते थे अंग्रेजों के पास. लेकिन जो रेडिकल्स लीडर थे वो पिटीशन और अपील में यकीन नहीं करते थे. उनका मानना था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट. स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे. तो इस तरह से जो मॉडरेट और रेडिकल्स लीडर थे इनके बीच में जो है वो खाई पट गई. मतलब विचार मिलते ही नहीं थे. तो इसका रिजल्ट क्या निकला? स्प्लिट बिटवीन द टू एट द सूरत सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1907. 1907 के कांग्रेस सेशन में कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई, मॉडरेट और रेडिकल्स. Moderate restated a goal of Congress to be the attachment of the self-government within the British Empire.
जो मॉडरेट लीडर थे उनका मानना था हमें अपनी सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, पर ब्रिटिश एम्पायर के ही अधीन अगर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके खिलाफ जो रेडिकल्स लीडर थे उनका मानना था कि नहीं, हमें तो अपना स्वराज चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे जो रेडिकल्स लीडर थे उन्हें जेल में डाल दिया गया उनके विचारों को देखते हुए। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी जो लीडर थे वो थे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अरविंदो घोष, वांची अय्यर, वी.डी. सावरकर, वीकाजी कामा। इन सभी रेवोल्यूशनरी जो थे, इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग सोसाइटी फॉर्म करी। सम ऑफ देम वर द अभिनव भारत सोसाइटी इन महाराष्ट्र, अनुशीलन समिति इन बंगाल। तो इन सभी रेवोल्यूशनरियों ने अपना कुछ नई न्यूज़पेपर भी चलाया हुआ था, जैसे युगांतर इन बंगाल एंड काल इन महाराष्ट्र। हेल्प्ड प्रोपेगेट रेवोल्यूशनरी आइडिया, जो कि रेवोल्यूशनरी जो विचार थे उन्हें की प्रोपेगेट करते थे ये सभी न्यूज़पेपर। नेक्स्ट टॉपिक है 1909 द मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। द पटिशन ऑफ बंगाल मेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सट्रीमली अनपॉपुलर। 1905 के बंगाल के बंटवारे ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में अनपॉपुलर कर दिया। लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो जो है वॉयसराय बन करके इंडिया में आए, तो वो कुछ रिफॉर्म्स लेकर के आए, सुधार। तो जो फर्स्ट सुधार आया था वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें मिंटो जो थे वो वायसराय थे, और मार्ले जो थे, जॉन मार्ले, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो इसीलिए पॉपुलरली नोन एज द मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये जो रिफॉर्म्स कहलाता है इंडिया काउंसिल एक्ट, उसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं। इस रिफॉर्म्स के थ्रू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बड़ी संख्या में जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें इंडियन मेंबर की संख्या बढ़ा दी गई। फिर इसके बाद है एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टर्स फॉर द मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की भी व्यवस्था की गई। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कन्विंस द इंडियन लीडर्स इंक्लूडिंग those belonging to the Muslim leagues that the British government would not give a self rule in India. मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने ये सभी इंडियन लीडर्स को बता दिया, चाहे वो मुस्लिम लीग के ही क्यों ना हो, कि इन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अभी सेल्फ रूल इंडिया में देने वाली नहीं है। नेक्स्ट है 1919 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया। इसमें भी क्या हुआ, इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द प्रोविंशियल काउंसिल। प्रोविंशियल काउंसिल में जो है लोगों की संख्या, इंडियन मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई, और कुछ डिपार्टमेंट जो है इंडियन लीडर्स के भी हाथ में दे दिए गए। तो लाइक द फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था। वहीं दूसरी तरफ एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन मिनिस्टर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थे या डिपार्टमेंट बोलेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर और हेल्थ डिपार्टमेंट, वो इंडियन मिनिस्टर को इस एक्ट के थ्रू दे दिए गए। तो इससे भी पता चलता है कि अभी स्वराज जो है काफ़ी दूर है। तो कांग्रेस लीडर की जो डिमांड थी वो स्वराज की थी, उन्हें तो अभी रिफॉर्म्स नहीं चाहिए थे। धीरे धीरे ये मूवमेंट आगे बढ़ने लगा। लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, तो जो लीडर थे कांग्रेस के वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, यानी अपने सेल्फ गवर्नमेंट की लड़ाई लड़ रहे थे कि उन्हें तो आज़ाद होना है, अपना खुद का शासन चाहिए। तो इस तरह से जो नेशनलिस्ट मूवमेंट सेकंड पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में 1990 टू 1947 नेक्स्ट चैप्टर में। सो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि 1885 से 1919 के बीच में कौन कौन से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए, या इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म हुई तो कैसे दो हिस्सों में बट गई सूरत स्प्लिट के समय। तो आई होप कि सबको समझ में आया होगा। थैंक यू चिल्ड्रन।